हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। तो यूजीसी नेट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे परिवर्तन जो है हो चुके हैं और अभी हाल ही में इसको लेके एक बहुत बड़ा नया अपडेट भी आ चुका है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या अपडेट है और अब क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ अब फॉर्म भरने की बात है कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे या क्या होगा। तो देख सकते हैं कि अगले सप्ताह से यूजीसी नेट जून के लिए रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो जाएगा। यानी कि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसमें आपके यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यूजीसी नेट आपका साल में 2 बार लिया जाता है, जून में और दिसंबर में। तो ये आपका जून वाले पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। अब इसमें जो काफ़ी परिवर्तन है वो उस पर देख सकते हैं कि एक और जहां यूजीसी ने नेट परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर पीएचडी एडमिशन की अनुमति दे दी है, वहीं यूजीसी के अनुसार यूजीसी नेट जून 2024 एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। डिटेल यूजीसी नेट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। अब तक यूजीसी नेट स्कोर का उपयोग जीआरएफ और मास्टर डिग्री धारकों के लिए सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में किया जाता है, लेकिन अब नेट स्कोर के आधार पर ही पीएचडी एडमिशन भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो है कि एज लिमिट क्या है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो देखिए, नेट जीआरएफ के लिए आवेदक की जो उम्र है उसमें आप देख लें कि पहली तारीख को 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जीआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 30 वर्ष है। इससे ऊपर वालों को जीआरएफ की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी, जो स्कॉलरशिप मिलता है वो नहीं मिलेगा। जिस महीने में परीक्षा का आयोजन होता है, सहायक प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी नेट में आवेदन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। वहीं पे अगर आप नेट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप जीआरएफ के लिए करेंगे तो इसके लिए एक मिनिमम जो है 30 साल जो है रखा गया है कि मैक्सिमम जो है 30 साल रखा गया है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो परिवर्तन हुए हैं वो आप सभी को पता है कि इसको जो है 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको अपनी तैयारी को पहले से बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्योंकि पहले क्या था, आपको केवल जीआरएफ पास होना पड़ता था और नेट पास होना पड़ता था बस। लेकिन अब जो है इसके मार्क्स भी आप सभी के लिए मायने रखेंगे। पहले जहां आपके लिए ये मार्क्स मायने नहीं रखते थे, अब इसके मार्क्स भी मायने रखेंगे। तो पहले 3 कैटेगरी की बात कर ले कि कौन कौन सी इसमें कैटेगरी है। तो देखिए, पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र जीआरएफ के साथ और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति, यानी पहली जो श्रेणी है वो आपकी हो गई जीआरएफ प्लस पीएचडी होगी। यानी अगर आपने जीआरएफ के लिए किया है तो आप कर सकते हैं। दूसरा हो गया जो नेट का होता था, तो ये आपका सिमिलर है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते थे, एमए के आधार पर पीएचडी में प्रवेश ले लेते थे। तो अब जो है बदलाव क्या हुआ है। और तीसरा देखिए, तीसरे की भी मैं बात कर लूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। पीएचडी प्रवेश के लिए तो तीसरा, यानी अब इसमें 3 कैटेगरी जो है वो डिवाइड होगी। पहले आप जीआरएफ के लिए अप्लाई करते थे और नेट के लिए अप्लाई करते थे। पहले 2 ही चीज़ों के लिए अप्लाई होता था, या तो नेट या फिर जीआरएफ। अब ये जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। पहला है नेट, दूसरा है जीआरएफ और तीसरा जो होगा वो होगा पीएचडी के लिए। यानी अब 3 आधार पर जो है ये परीक्षाएं जो है ली जाएगी। आप या तो केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई होंगे, या फिर जीआरएफ के लिए, या फिर पीएचडी के लिए। और जो अभ्यर्थी केवल पीएचडी के लिए उत्तीर्ण होंगे उनका वैलिडिटी जो है, यानी 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। उस 1 साल के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में प्रवेश ले लेना है। 1 साल बाद आपका कहीं पे भी अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा से नेट करना पड़ेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो टेस्ट स्कोर है कितना होना चाहिए,
40% और साक्षात्कार में जो है 30%। अब इसका क्या क्राइटेरिया देखिए, जब भी आप क्या करते थे, आप नेट पास भी होते थे, मास्टर्स हो गए, नेट हो गया, पीएचडी हो गया, फिर आप कहीं पे जाते थे पीएचडी के लिए, सॉरी, अगर आपने मास्टर्स किया, फिर आपने नेट किया या फिर आपने जेआरएफ किया, उसके बाद आप कहीं पर पीएचडी के लिए अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था। सभी यूनिवर्सिटी का हालांकि अलग अलग है, लेकिन मोस्टली जो होते थे एंट्रेंस टेस्ट होता था, यानी कि आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता था और फिर जो क्लियर होता था उसके आधार पर जो है वहाँ पे सिलेक्शन होता था। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आपने अगर ये नेट की परीक्षा जो है, यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर रखी है, तो आपको वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। लेकिन ये जो 70% मार्क्स होंगे वो आपके नेट के मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि नेट में जो आपका टेस्ट स्कोर होगा वो 70% होगा, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का वेटेज जो है आपको 30% मिलेगा। मान लीजिए जेआरएफ की बात करूँ तो जेआरएफ में आप 65% ले आते हैं, ठीक है, और नेट में अगर तो 65% का हम निकालेंगे 70% स्कोर, ठीक है, कि कितना आएगा। उसके बाद जो है आपको साक्षात्कार में लेना पड़ेगा, वहीं पे नेट में भी आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। तो ये जो है इसके आधार पर आपके टेस्ट होंगे। तो अब जो है मार्क्स, मैं कह रही हूँ कि बार बार कहूँगी कि मार्क्स जो है आपके बहुत मायने हो गए हैं, क्योंकि 70% आपका जो है, अगर आप पीएचडी के एनरोल कहीं पे भी करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट ये पेपर जब आप देंगे नेट का, तो जब भी आप पीएचडी के लिए जाएंगे तो ये जो मार्क्स होगा वो आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा। 70% आपके टेस्ट के मार्क्स आएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो आपके होते ही थे, लेकिन अब इसके आधार पर कितने बच्चे आगे चले जाते हैं और कितने बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बदलाव है। तो अब आप कोशिश करें कि अधिकतम मार्क्स जो है इसमें ले सके। पहले क्या था, बच्चे जो है केवल चाहते थे कि हमारा क्लियर हो जाए, लेकिन मार्क्स इतना नहीं होता था जिनका क्लियर हो जाता था, लेकिन अब आपके मार्क्स भी हो गए। तो बहुत सारी चेंजेस जो है देखने में, हालांकि सिलेबस के भी लिए भी हमें सुनने में आ रहा है कि सिलेबस भी चेंज होगा। फिलहाल तो नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही इस बारे में नोटिफिकेशन होगा मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगी कि क्या इसमें अब बदलाव आता है। अब देखिए, बदलाव तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 3 कैटेगरी होगी इसमें किस हिसाब से इनका डिवाइड चलता है, परसेंटेज जो है किस प्रकार से डिवाइड करेंगे तीनों श्रेणियों को। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो जारी किया गया है कि कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जीआरएफ के लिए उनको मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन, ये तीनों के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 2 जो कि आपका नेट का होगा, तो उसमें आप जीआरएफ के लिए अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा, जो मतलब स्कॉलरशिप्स मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 3 आपको सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल कराएगा, बाकी जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, केवल आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए बेनिफिट हो जाएगा जो केवल पीएचडी करना चाहते हैं। बाकी 2 कैटेगरी आपकी पहले की तरह ही है। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या जिन्होंने पहले नेट कर रखा है, तो देखिए जिन्होंने पहले नेट कर रखा है उनके लिए तो ऑलरेडी ये चीज़ दी गई है ना कि आप नेट पास हैं, तो आप क्या है जेआरएफ के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो आपका इस चीज़ में तो कोई बदलाव नहीं आया है। ये नियम हालांकि अब से लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कैटेगरी 3 जो है इसमें डाला गया है। बाकी ये जो 2 कैटेगरी है अगर बात की जाए तो पहले से ही चली आ रही है, इसमें कुछ खास बदलाव तो हुआ नहीं है। कैटेगरी 3 जो है इसमें ऐड की गई है, तो आप कहीं भी अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। चलिए, आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये जो बदलाव है या अब जो कुछ और बदलाव आएंगे सिलेबस में तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।